नमस्कार। चलिए आज प्रैक्टिस करते हैं हिंदी का। हिंदी पेपर वन। हिंदी पेपर वन में जो सीटेट का हिंदी पेपर वन है उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये रहा लैंग्वेज वन। लैंग्वेज वन में पहले आता है 15 क्वेश्चन पैसेज, जिसमें से एक तो गद्यांश आता है 10 और 5 आता है। गद्यांश के बाद से 5 आता है ये काव्यांश आता है। देखिए 100 के बाद से 100 से 105 तक काव्यांश आता है, मतलब 15 क्वेश्चन ये आते हैं। उसके बाद से आता है 105 के बाद से आपका नॉर्मल रहता है, वही चीज 2 बार हो गया है। उसके बाद से 105 106 से आपका नॉर्मल आता है, मतलब 15 क्वेश्चन गद्यांश और पद्यांश और बाकी 15 क्वेश्चन नॉर्मल होता है। तो इसमें देखिए अगर हम पहला क्वेश्चन करें तो पहला क्वेश्चन है कि यदि शिक्षक, बाकी जो गद्यांश है हम अगले वाले में आपको अगले वाले उस पेपर में हम कराएंगे। तो पहले हम करने से पहले ये समझ लें कि इसमें क्या क्या पूछता है। तो 10 क्वेश्चन जो होता है, 10 क्वेश्चन सीधे आपका गद्यांश होगा और 5 क्वेश्चन पद्यांश होगा सारे में। तो इसका और गद्यांश में क्या चीज होता है उसी में से देख के करना होता है, और पद्यांश में क्या होता है उसी में से देख के करना होता है। इसमें 2-4 क्वेश्चन उस गद्य के अलावा उसमें पूछ देता है कि विशेषण क्या है और ये संज्ञा क्या है, ऐसी छोटी छोटी चीजें पूछ देता है। तो हम अगले वाले में देख लेंगे। तो चलिए पहले अभी हम देखते हैं 106 से जो आपका पूछ रहा है नॉर्मल। तो कह रहा है कि यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं, शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रचलित होगा। तो कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रचलित होगा, तो क्या करें, कहानियों का प्रयोग करें। ड्रिल से तो बच्चे नहीं सीखेंगे, लिखित अभ्यास और पुस्तक पढ़ के तो नहीं सीखेंगे। तो अगर किसी को शब्दावली सिखाना है तो उसको कहानी, मूवी ये सब कराइए, बच्चा सीख जाएगा। बहुभाषावाद शिक्षा एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य क्या है, शिक्षण अधिगम के शिक्षार्थियों की भाषाओं का अधिगम करना, शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना, शिक्षण अधिगम शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करना, नौकरी के लिए सक्षम बनाना। ऐसा कुछ नहीं है, दूसरा सही होगा। तो उसके बाद से शिक्षा अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की इसके बाद से बहुभाषावाद एक ऐसा साधन है जिसका उद्देश्य शिक्षा अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का, बहुभाषा शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना। ये सही हो जाएगा, सॉरी ये गलत हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से एक ही क्वेश्चन देखिए, 107 क्वेश्चन है और 107 क्वेश्चन 2 बार दे दिए। पहले जैसे अंग्रेजी हिंदी आता था तो उस तरीके से नहीं कर रहा है अंग्रेजी। देखिए अगला क्वेश्चन है 108, किसी पाठ्य सामग्री में से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी से गहनता से कौशल करना क्या कहलाता है। कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है, ये कहलाता है अनुमानिक अवबोधन। मतलब कोई भी चीज है उसमें से अगर कोई चीज का विशेष अध्ययन करना है तो ये होता है अनुमानिक अवबोधन कहलाता है। ठीक, उसके बाद से आता है बहुबुद्धि के सिद्धांत। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है। तो बहुबुद्धि क्या है, प्रवाह सटीकता है, भाषाई मौखिक बुद्धि है, शब्दावली व्याकरण बुद्धि। तो भाषाई मौखिक बुद्धि है। ठीक, भाषाई मौखिक बुद्धि है। उसके बाद से प्रवाह सटीक भाषाई मौखिक बुद्धि हो गया। उसके बाद से 110 में क्या कर रहा है कि इसमें से कौन सा बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं। तो देखिए बहुभाषावाद के लाभ क्या होंगे, सीमित रोजगार के अवसर, पारिभाषिक जागरूकता, अन्य संस्कृतियों के प्रति सम्मान, समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण। तो हो जाएगा एक और दो किसमें है, तीसरा नंबर। इनमें से वही तो चीज है। देखिए वाइगोस्की के अनुसार जब बच्चा अपनी भाषा की मदद से स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है लेकिन भाषा दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है तो उसके वाचन को क्या कहेंगे, ये आंतरिक भाषण होता है, आंतरिक भाषण होता है। ठीक, कह रहा है वैज्ञानिक भाषा वैज्ञानिक की कौन सी शाखा
संदर्भ में भाषा से जुड़ी, भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है? तो अर्थ विज्ञान है कि उपयोगिता विज्ञान है कि आकृति विज्ञान है कि स्वर विज्ञान है? तो ये है, हमेशा सोच लीजिए कि क्या चीज है, ये हमेशा पड़ेगा आपका अर्थ विज्ञान ही पड़ेगा। ठीक, या अर्थ विज्ञान होगा या फिर नहीं सॉरी, उपयोगिता विज्ञान, अर्थ नहीं उपयोगिता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका उपयोग क्या है। ठीक है, अब इसके बाद से कह रहा है 111 के बाद से 112 हो गया ना, 113 कह रहा है कि शिशुओं के भाषा के विकास के संबंध में कथन अ और कथन ब पे विचार कीजिए। तो कह रहा है शैशवावस्था से बच्चे की वाक नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक दिखती है। ठीक, स्वस्थ अवस्था में बच्चे की वाक नली कैसे दिखती है? वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक दिखती है। सही है। 6 महीना से 12 महीना के बच्चे तरह तरह के बदलना, दोहराना, बलवाना संलग्न करते हैं, मतलब दोनों सही है, तब तीसरा हो जाएगा। एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरती है। चयन से गुजरती है, संहिताकरण से गुजरती है और उद्देश्य से गुजरती है। तो यही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन बोली के संबंध में दे रहा है कि किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है, एक समान शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले क्षेत्रों द्वारा विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा में से एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है। तो क्या होता है, भाषा में एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है। देखिए, कह रहा है कि किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार की जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लीजिए कोई कंट्री है, कोई कंट्री में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो यहाँ के लिए क्या हो गई, क्षेत्रीय हो गई, वो यहाँ की क्षेत्रीय भाषा हो गई। अब कह रहा है एक समान शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की भाषा उपयोग की जाने वाली भाषा में से एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है। नहीं, वो क्या है, समान शैक्षणिक नहीं, बोली के रूप में नहीं जानी जाती। तो गलत हो गया, पहला सही है, दूसरा गलत है। देखिए, कह रहा है पत्नी से जल्दी करो हमें देर हो जाएगी, सहकर्मी से जाने का समय हो गया है हमें बैठने के लिए देर हो जाएगी, वरिष्ठ नियोक्ता से महोदय शाम के 4 बज गए हैं, बैठक 4:15 बजे है, क्या अब हमें चलना चाहिए। मतलब तीनों लोगों से देखिए भाषा में क्या है, परिवर्तन है। तो क्या ये भाषा में इस भिन्नता के को किस रूप में जाना चाहिए, तो ये भिन्नता रजिस्टर के रूप में, शुद्धवादिता नहीं है। जैसे हम लगाव से बोल रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि उसके साथ उसका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। स्तर भिन्नता है, लेवल थोड़ी ना है, पत्नी का स्तर नीचे और सहकर्मी का बराबर है, इनका बड़ा थोड़ी है, मुहावेदार भी नहीं है, तो रजिस्टर है। ठीक है, अब उसके बाद से आ रहा है, कह रहा है कि समूहवाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक का एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग से तथा एक विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए, जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की सहायता कर सके। समूह निर्माण के यह विचार किसके सिद्धांत से है? देखिए, सिर्फ है सहायता करना, तो बाई उसकी कह रहा है 118, समूह प्रस्तुति के दौरान यदि विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, तब एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे? उसको सबसे सामने चिल्लाएंगे? नहीं। उसको सभी के सामने बात करेंगे? नहीं। अनुशासन के विषय करेंगे, उससे बात करेंगे, ये सही है, उससे बात करेंगे, क्या बात है, क्यों ऐसे चिल्ला रहे। कह रहा है मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है
कि भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह है। क्योंकि भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह है, किस रूप में जाना जाता है? संरचनाओं का समूह संरचनात्मक उपागम के रूप में जाना जाएगा। ठीक, कह रहा है कि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण में कथन और अवधि पर विचार कर। शिक्षक की भूमिका सामान्यतः वाचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधक मॉनिटर की है। कह रहा है कि संप्रेषणात्मक शिक्षक में क्या कर रहा है कि भाषा वाचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधक का मॉनिटर की है। बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों को सीखने के लिए व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है, ऐसा नहीं है। विद्यार्थियों को सीखने की व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर, ऐसा नहीं है। तो असही है, भी गलत है। तो हो गया। तो अब इस तरीके से हमने 15 क्वेश्चन देख लिया। कब का है? जो 1 जनवरी को पूछा गया था। अब देखिए 3 जनवरी वाला, 3 जनवरी वाला आ जाए। तो मैंने आपको बोला था, देखिए अभी रहा 3 जनवरी का, यहाँ पे है 3 जनवरी का। तो 3 जनवरी वाला मैंने बोला था कि चलिए मैं पैसेज भी, तो मैं अब इसके बाद किसी में पैसेज नहीं करूंगा, इसी में एक पैसेज कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को देखे कि कैसे पैसेज हल करते हैं। देखिए सिंपल सी चीज है। पहले इसको पढ़ने से पहले, पैसेज को पढ़ने से पहले हमें क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए ताकि क्वेश्चन हमें दिखाई देगा कि क्या कर रहा है। उपवास का संबंध किससे है? ठीक है। बदलते मौसम का प्रभाव किस पर पड़ता है? शारीरिक और मानसिक शुद्धता से क्या प्राप्त होता है? रोगों के लौटने की संभावना कब कम हो जाती है? उपवास के दौरान जल्दी से पाचन संस्था को पूर्ण विश्राम मिलता है। ठीक है। गलत खाद्य पदार्थ ही विजातीय द्रव या विष का काम करते हैं। तो अब इसके नीचे देखिए दे दिया विजाति का शब्द, दूषित है और विश्लेषण है, ये सब इसमें नहीं है। ठीक है। तो हमें ऊपर के जो 7 क्वेश्चन है वो अभी हमने पढ़ लिया, उसमें क्या क्या चीजें उपवास किससे संबंधित है। तो देखिए क्या लिख रहा है, उपवास रखना केवल धार्मिक विधि या कर्मकांड का अंग नहीं है। उपवास व्रत भारतीय संस्कृति के रूप में पूर्ण स्वास्थ्य के सूत्र हैं। तब इसमें क्या हो जाएगा, केवल धार्मिक है नहीं, केवल स्वास्थ्य नहीं, धार्मिक और अनुसंधान और स्वास्थ्य दोनों से। ऊपर से देखिए साफ साफ लिखा है कि केवल यही नहीं है, स्वास्थ्य भी है, मतलब कि दोनों है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा। देखिए फिर इसमें क्या है, बदलते मौसम का प्रभाव किस पर पड़ता है। तो बदलते मौसम का प्रभाव देखिए, ऋतु परिवर्तन के समय व्रत इसलिए रखे जाते हैं कि बदलते मौसम में कई प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक शक्ति भी तभी प्राप्त होगी जब शारीरिक और मानसिक शुद्धता होगी। ठीक है। अब क्या कर रहा है, बदलते मौसम में किस पे प्रभाव पड़ता है? स्वास्थ्य पर, धार्मिक विधि पे, केवल पाचन पर, हृदय पे। तो किस पे पड़ता है? स्वास्थ्य पर। तीसरा क्या है, शारीरिक मानसिक शुद्धता से क्या प्राप्त होता है? तो रोग से लड़ने की शक्ति आती है, अभी दिया था ना। बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक शक्ति तभी आती है जब शारीरिक और मानसिक शुद्धता आती है। तो देखिए शारीरिक और मानसिक शुद्धता से क्या होता है, रोग से लड़ने की शक्ति आती है। तो जो चीज लिखा होता है हमें इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है, पैसेज में यही फायदा होता है। रोगों से लड़ने की संभावना कब कम हो जाती है? तो क्या कर रहा है, संभावना कब कम हो जाती है? इससे बल बुद्ध प्राप्त होती है जब शारीरिक मानसिक शुद्धता होती है। इसी से जीवनी शक्ति भी प्राप्त होती है, इससे बल बुद्धि संतुलन बना रहता है। उपवास के दौरान पाचन संस्था को पूर्ण रूप से उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण विश्राम मिलता है तथा शरीर को पुराने खाद्य अवशिष्ट पदार्थ, अवशेष पदार्थ, खाद्य अवशेष तथा दूषित पदार्थ नष्ट होकर मल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो भूख स्वतः समाप्त हो जाती है। ठीक है। तो अब इसमें आइए क्या कर रहा है, रोगों से लड़ने की संभावना कब होती है, कब कम हो जाती है? जब हम उपवास रखते हैं, जब हम मनपसंद भोजन करते हैं, जब बिना भूख के भोजन करते हैं। जब बिना भूख के भोजन न किया जाता, वही है कि जब हम रोगों से लौटने है ना, लड़ने नहीं। रोगों के लौटने की संभावना कब कम हो जाती है? कि रोग लौटेंगे जब हम उपवास रखते हैं। तो बिल्कुल सही बात है।
अब ऊपर हमने पढ़ा था, उपवास के दौरान शरीर के पाचन तंत्र को पूर्ण विश्राम मिलता है। ठीक है, पाचन तंत्र को पूर्ण विश्राम मिलता है। रेखांकित उपवास से क्या तात्पर्य, पाचन अंगों को पूरी तरीके से आराम मिल जाता है, तो यही हो जाएगा। ऊपर पढ़े थे ना पाचन तंत्र को, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान पूर्ण रूप से विश्राम मिल जाता है, तो वही चीजें लिखा है। ठीक, अब अगला देखिए, अगला लिखा है गलत खाद्य पदार्थ ही विजातीय द्रव्य यानी विष का काम करते हैं। यहाँ गलत खाद्य पदार्थ से क्या है, जो पदार्थ खाने योग्य नहीं होते हैं इससे है, जो पदार्थ शरीर में हानि पहुंचाते हैं उससे है, जो पदार्थ खाने योग्य होते हैं जो शरीर को लाभ पहुंचाते हैं। तो जो पदार्थ शरीर में को हानि पहुंचाते हैं, ये वाला सही होगा। ठीक है, अब देखिए अभी तक सारे पैसेज से पूछा, अब देखिए आगे क्या पूछ रहा है। विजातीय जो लिखा था, विजातीय का विलोम क्या होता है, तो सजातीय होता है, आप पढ़े होंगे। दूषित का प्रत्यय, प्रत्यय मतलब बाद वाला, उपसर्ग माने पहले वाला, तो दूषित का प्रत्यय क्या है, दूषित, इत, तो इत हो जाएगा। वही दूषित होता तो ईत होता। ठीक है, अब देखिए इसमें विशेषण, विशेषण जो विशेषण किसको बोलते हैं, जो किसकी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। तो असली अजगर तो विशेषता नहीं बता रहा है, आहार ये भी विशेषता नहीं बता रहा, अमृत विशेषता, या क्या बता रहा है कि जैसे ये सोना असली है, सोना की विशेषता बता रहा है, तो असली, यही हो जाएगा उत्तर। उसके बाद से क्या है, अब देखिए वही चीज फिर से दो बार आ गया है, 51 से 99। अब चूंकि इस तरीके से दिया था तो इसलिए थोड़ा हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा सा वो बनाए रखें। अब देखिए ये खत्म हो गया, कहाँ पे, कहाँ खत्म हो गया भाई, हाँ अजगर वाला असली वाला खत्म हो गया। उसके बाद देखिए 100 से 106, अब 100 से 105 तक 5 क्वेश्चन काव्यांश से आते हैं, तो इसको देखिए कैसे देता हूँ। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़ने के उपरांत सबसे सटीक विकल्प दीजिए। तो अब हमें इसको भी पढ़ना है, तो इसको पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कविता में किसकी आदत की बात कही गई है। ठीक है, आदतों को बदलना कठिन क्यों है, कवि के दोस्त कहाँ रहते थे, बुरी तरीके से भीगा हुआ का तात्पर्य क्या है, कविता में किस स्वर की प्रमुखता से सुना जा सकता है, किसका स्वर प्रमुखता से सुना जा सकता है, कुछ कुछ का युग्म, बस खत्म। तो आप देखिए अब इतना पढ़ लिया, अब इसको पढ़िए क्या कर रहा है, कविता में किस आदत की बात कही गई है, तो कहा है आज जब पहली बार एक तरह से पहली बार आया है तुम्हारा खत, जम्मू, अभी क्वेश्चन में था कि कहाँ की रहने वाली है, जम्मू की किसी कॉलोनी से तो लग रहा है, क्यों आया है तुम्हारा खत, बुरी तरीके से भीगा हुआ, अटा हुआ, कुछ कुछ भी उधर था, अटा हुआ कुछ, आखिर क्यों लिखा है तुमने, कि पता नहीं कभी फिर हो सकेगा कि नहीं, तुम्हारा वही पता वही ठिकाना जिस पर खत लिखने की आदत मुझे बड़ा मुश्किल है ना, बढ़ती उम्र में आदत का बदल देना, और आदतें जबकि हमारी बहुत अपनी होकर रही हैं, तो क्या करें, क्या आदत है उसको बार बार खत लिखने की, तो प्रतिदिन खत लिखने की, तो उत्तर हो जाएगा कवि की आदत क्या है, प्रतिदिन खत लिखने की। ठीक, आदत बदलना कठिन क्यों है, क्योंकि कह रहा है कि आदतें जबकि हमारी अपनी होकर रही हैं, तो क्या है, आदतें व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा हो गई हैं। ठीक है, जीवन पर प्रभाव आदतों के कारण से आदतें बदला नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं, अभिन्न हिस्सा हो गई। कभी कहाँ का दोस्त कहाँ रहते हैं, तो जम्मू में, अभी ऊपर देखे थे लिखा था। बुरी तरह भीगा हुआ है, क्या कर रहा है, कहाँ आया तुम्हारा खत, बुरी तरह भीगा हुआ, अटा हुआ, कुछ आखिर क्यों लिखा है तुमने, कभी पता नहीं कभी फिर हो सकेगा तुम्हारा वही पता, ठिकाना वही जिस पर खत लिखने की आदत मुझे बड़ा मुश्किल है ना, बढ़ती उम्र में आदत का बदल देना, जबकि आदतें भी हमारी बहुत ही अपनी होकर रही हैं, आज जब पहली बार एक तरह से पहली बार आया है तुम्हारा खत, जम्मू के किस कॉलोनी में तो लग रहा है तुम्हारा खत, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारा खत तो क्या हो गया, तुम्हारा खत बुरी तरीके से भीगा हुआ, कुछ अटका हुआ, आखिर क्यों तुमने
पता नहीं कभी फिर हो सकेगा। तो वो चीजें क्या है, वो लिख रहा है, ये लिख रहा है कि बुरी तरीके से भीगा हुआ का मतलब क्या है, चिट्ठी में विस्थापन का दर्द है। उसमें क्या दिखा रहे हैं कि उसमें विस्थापन है। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है कि तुम वहां रह रहे हो, हम यहाँ रह रहे हैं, उस चीज को लिखा है। कविता में किसका स्वर प्रमुखता से सुना जा सकता है? किसी दूसरे के घर में पीड़ा होना, अस्त व्यस्त होना, बार बार स्थानांतरण कर पीड़ा होना, घर की वापसी न होने का पीड़ा होना। तो कौन सा होगा? बार बार स्थानांतरण या घर की वापसी, कौन सा होगा? आपको क्या लग रहा है? हम्म? घर की वापसी या बार बार स्थानांतरण? घर की, घर वापसी न होने का पीड़ा। क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए, पता नहीं कभी फिर हो सकेगा तुम्हारा वही पता। तो वही मतलब कि घर वापसी न होने का पीड़ा। अब लिखा है अगला, कुछ कुछ शब्द युग्म है। तो निरुक्त शब्द, पुनरुक्त शब्द, सार्थक शब्द, साधारण शब्द। तो पुनरुक्त शब्द मतलब कि क्या है, ये शब्द क्या है, निरर्थक तो है नहीं, पुनरुक्त बार बार आ रहा है, ऐसा युग्म है। ठीक, तो अभी देख लिया आपने गद्यांश कैसे करते हैं और पद्यांश करते हैं। इसके बाद जो भी पेपर होगा उसमें हम गद्यांश पद्यांश नहीं कराएंगे, ऐसे ही आप प्रैक्टिस कीजिएगा। गद्यांश हो गया, पद्यांश हो गया। हाँ, अब उसके बाद से 106 तक हो गया था, 105 तक हो गया था, 106। 106 देखिए क्या लिखा है, बहुभाषिता हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। बहुभाषिता, ठीक है, हमारे संज्ञानात्मक कौशल को समृद्ध करती है। द्विभाषावाद का यह परिप्रेक्ष्य है। 20वीं सदी के अधिक शताब्दी के अधिकांश समय के दौरान द्विभाषा के प्रति विकसित दृष्टिकोण की सर्वथा भिन्न था। शुरुआती दौर में द्विभाषा को किस रूप में जाना जाता था? तो इसको हस्तक्षेप के रूप में जाना जाता था, पहले थोड़ी ना इसको प्रेरणा के रूप में मानते थे लोग। ठीक है, ट्रांसजेंडर, ट्रांसलैंग्वेजिज्म, ट्रांसलैंग्वेजिज्म किसको बोलते हैं? ट्रांसलैंग्वेजिज्म पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से परिभाषित भाषा की सीमाओं को चुनौती देता है, ये उससे तात्पर्य है, इसको याद रख लीजिएगा। 108, भाषा शिक्षा की रचनात्मकता से क्या तात्पर्य है? भाषा शिक्षा की रचनात्मकता से तात्पर्य है कि ऐसी कक्षा गतिविधि जो नवाचारी है, जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना है। ठीक है, और संबंध घटकों के साथ नहीं, नवीन विधियों प्रकार होने वाली कच्ची गतिविधि, ऐसी संप्रेरणात्मक भाषा नहीं। 109, मेरी कक्षा में सदफ नाम का विद्यार्थी है, उसने कहीं से अच्छा जैसे शब्द सुने हैं, जैसे नहीं होता है कोई लड़का कोई सी बात अच्छा तो इस तरीके से नहीं बोलते हैं लोग, तो वही बोल रहा है कि अच्छा और शब्द जैसे सुने हैं, तो उसके बारे में सुने और उनके बारे में जानना चाहती है। पाठ्य पुस्तक की में इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे मित्रों को बुलाना चाहिए जो हिंदी बोलते हैं, नहीं बोली जाने वाली भाषा का प्रमाणिक प्रयोग के उदाहरण ढूंढने चाहिए। व्याकरण की पुस्तकों में नहीं, शब्दकोश नहीं, कुछ नहीं फायदा होगा इससे। 109 हो गया। 110 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा व्याकरण पाठ का चरण नहीं है? तो कौन सा व्याकरण पाठ का चरण नहीं है? विद्यार्थी का पठन सुन सामग्री को पढ़ते सुनते जिसमें लक्ष्य शब्द या उसकी आकृति है। विद्यार्थी पठन सामग्री में लक्ष्य शब्द का चिन्हित करते हैं। अध्यापक व्याकरण के बिंदुओं के अभ्यास के लिए चिन्हित और स्वच्छंद परिवेश देती हैं। भाषा का पठन सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत की जाता ड्रिल कर सके, नहीं पहला ही होगा। या फिर विद्यार्थी पठन, हाँ इसको कर लीजिए, विद्यार्थी पठन सामग्री में लक्ष्य शब्द या वाक्यांश चिन्हित करते हैं। ठीक, या फिर वाक्यांश चिन्हित करते हैं। अगर विद्यार्थी पठन सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है, एक मिनट क्या लिखा है, नहीं लिखा है ना, सॉरी। कह रहा है कि कौन सा व्याकरण के पाठ का चरण नहीं है? तो ये जो ड्रिल है
यही तो व्याकरण के पाठ का चरण नहीं है, तो ये उत्तर हो जाएगा भाई, सॉरी ये गलत हो गया। ठीक। निम्न में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? भाषा शिक्षा की अवधारणा क्या नहीं है? भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है तो ध्वनिक ही भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। बाकी डिसलेक्सिया में भाषा ही होता है, ध्वनि विज्ञान में वही होता है, मुद्रित समृद्ध परिवेश में वही होता है, तो ध्वनिक नहीं होगा। ठीक है, तो 111 का बी हो जाएगा। इसके बाद से 112, 112 में क्या करा है? नॉम चॉम्स्की इससे हमेशा पूछता है कि इस वाक्य पर ध्यान दीजिए, रंग रहित हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं। यह किस तरह के वाक्य का उदाहरण है? व्याकरणीय दृष्टि से सही है, रंग रहित विचार शांतिपूर्वक सोते हैं, हाँ सही है, पर नापसंद पसंद नापसंद व्यक्त करता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। व्याकरणीय दृष्टि से सही बनावट है, पर अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है। हाँ ये सही होगा, सही है, पर धन्यवाद रूप में गलत है, व्याकरण तार्किक रूप से सही नहीं है। हाँ, दूसरा सही हो जाएगा। नॉम चॉम्स्की हो गया। हाँ ये क्या है? परिणामतः, इसीलिए, इससे आगे, हालांकि किसके उदाहरण है? तो ये योजक हैं, इनको योजक उपकरण बोलते हैं, योजक चिन्ह लगाते हैं वही। तो अब कक्षा में अध्यापक की भाषा के सही उदाहरण की कीजिए। भाषा, अध्यापक की भाषा के सही उदाहरण की पहचान कीजिए। तो भाषा, अध्यापक भाषा का यूज कर रहा है तो रेस्पेक्टफुल होना चाहिए उसका। तो क्या बोल रहा है? तब बहुत से मिलकर बातचीत कर रहे थे खुशनुमा कक्षा, तो मतलब नहीं, समूह एक के द्वारा समर्थित विचार दिमाग उड़ा देने वाला, ऐसा कुछ नहीं। बोलना बंद करो नहीं तो बाद में पछताओगे, ये तो हड़का रहा है। कृपया समूह में बैठिए और जो यह जो चित्र आपको दिया गया है इस पर एक अनुच्छेद लिखिए, ये सही है। 115 वासबैक, वासबैक हमेशा पूछता है तो इसको याद कर लीजिए। वासबैक का मतलब होता है, वासबैक संबंधित है कि किस प्रकार के से कोई जांच परीक्षण, ठीक ना, किस प्रकार से कोई जांच परीक्षण कक्षा की शिक्षण सामग्री को प्रभावित करता है। इसका मतलब ये है, किससे संबंधित है कि कक्षा की शिक्षण सामग्री को प्रभावित करता है वो जांच परीक्षण, तो यही होता है वासबैक। वासबैक के बाद से 116 कह रहा है कि विविध संदर्भों में स्वाभाविक विचार विमर्श में शामिल किया हुआ, विविध संदर्भों में शामिल किया हुआ संग्रह क्या है? तो विविध संदर्भों में स्वाभाविक विमर्श में शामिल किया हुआ संग्रह क्या है? पाठ्य पुस्तकों का संग्रह, पाठ्य सामग्रियों का बड़ा संग्रह और आंकड़ों का आधार। मतलब स्वाभाविक विमर्श करेंगे तो आंकड़े तो होने चाहिए, तो वही हो जाएगा। 116 हो गया। 117 स्टीफन क्रेसन, आई और I+1 स्तर किस प्रकार के निवेश से अर्जन संभव है? तो याद रख लीजिएगा, अबोधगम्य, ठीक, अबोधगम्य से ही संभव। स्टीफन क्रेसन के बाद से भाषा अर्जन के बारे में सही, भाषा अर्जन के बारे में क्या सही है? सचेत और सुविचारित। देखिए भाषा अर्जन होता है और एक होता है भाषा अधिगम। तो अधिगम में हमें क्या होता है? सीखना पड़ता है, अधिगम में सचेत होकर सीखना पड़ता है, तो ये हो जाता है भाषा अधिगम। ये होता है भाषा लर्निंग, अधिगम। ये होता है भाषा एक्विजिशन, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी में भाषा, भारत में अंग्रेजी भाषा के संदर्भ में क्या सही है? यह भारत की 8वीं अनुसूची में से एक है, नहीं, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, इसमें से इसको नहीं रखा गया। यह कार्य की सह कार्यकारी भाषा है, यह भारत संघ की सह कार्यकारी, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, संघ की कार्यकारी भाषा नहीं, तो यही दूसरा उत्तर सही हो जाएगा, सामाजिक भाषा है। माध्यमिक स्तर पर भाषा के अधिगम में बोधगम्य निवेश, उधर अबोधगम्य निवेश था, बोधगम्य निवेश क्या है? शिक्षा का स्तर से थोड़ा ऊंचे स्तर की पाठ्य सामग्री, यही सही होगा। तो इस तरीके से हमने 120 क्वेश्चन कर दिया। 120 क्वेश्चन करने मतलब कि पेपर 1 जो 1 जनवरी का हुआ था और 3 जनवरी का हुआ था, दोनों को कर दिया।
तो अब अगले वाले में हम पैराग्राफ वाला हम नहीं करेंगे, उसके अलावा बाकी हम करते रहेंगे। पैराग्राफ वाला आसान होता है, अगर आप 2 बार मेहनत 3 बार खुद करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि पढ़ाने में भी दिक्कत हो रही है, पैराग्राफ ऊपर है, बार-बार हम ऊपर जा रहे हैं तो कई लोग नहीं देख पाएँगे, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। हम चाहते हैं कि जल्दी-जल्दी आप लोग क्वेश्चन को रिपीट कर लें, 2-4 बार देख लें हर वीडियो को, ताकि आप लोगों का क्वेश्चन फँसे ना। तो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।